दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, सर्वोच्च नागरिक भारत के राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इनके चुनाव में अधिकार आम जनता का है या नहीं है? ऐसे में हमारे वोट दिए बिना देश का राष्ट्रपति कैसे चुन लिया जाता है? चलिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि टेस्ट 7 में हम लोग पहला जो 40 क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर डिस्कशन करेंगे। We are the only institute in India to conduct test series on topics। मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने वाले भारत का हम लोग एकमात्र संस्थान है। अब देखिए कि कुल 100 क्वेश्चन है, जीरो से हीरो तक, छोटे छोटे सरल कॉन्सेप्ट से लेके टफ कॉन्सेप्ट तक इस तरह से बनाया गया है ताकि यदि बीपीएससी एग्जाम में आप बैठे और भारत के राष्ट्रपति पे क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपके बैंक से टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसा होता है। अब की बार 140 के पार, और इसी उद्देश्य से टेस्ट 7 का पहला 40 क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। द फर्स्ट 40 क्वेश्चन ऑफ टेस्ट सीरीज 7 इज लिंक टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सरल टॉपिक को और बहुत सरल कॉन्सेप्ट को, काफी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यू विल गेट दिस डिस्कशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। अगला 40 क्वेश्चन दूसरे टेस्ट में है, आने वाले टेस्ट में है, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद करंट अफेयर्स के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। विल डिस्कस इन अ वेरी सिंपल वे हाउ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, आखिरकार किसके वोट से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, क्या वोट का संख्या मैटर करता है जैसे कि आम चुनाव में, या हर एक वोट का वैल्यू होता है। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चलें, एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत की जो आम जनता है प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति का, मीन्स देयर इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इस अप्रत्यक्ष चुनाव में, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में, राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव में, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आप ही के चुने हुए एमपी, आप ही के चुने हुए एमपी और एमएलए, आपके चुने हुए एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। कहने का मतलब कि जिन एमपी और एमएलए को आप चुनते हैं, एमपी एंड एमएलए, जो भी सांसद और जो भी एमएलए को आप चुनते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं, जो नॉमिनेटेड यानी नामित सांसद होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, जैसे कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ये नामित सांसद, स्वर्गीय लता मंगेशकर नामित सांसद थी, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव में वही सांसद और विधायक भाग लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। पिछले बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि वो एमएलसी थे, विधान पार्षद के थे, ही वॉज एन एमएलसी फ्रॉम विधान परिषद, तो वो भाग नहीं ले पाए, नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ये भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद से, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डाल सकते। हम लोग इस टेस्ट सीरीज में सरल भाषा में ही बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चलिए मिलकर हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक के मेथड से हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव को समझेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर जब किस तरह से वोट का कैलकुलेशन होता है, वोट का मूल्य होता है, वो सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2 और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 3, ये 3 पार्ट का करीब 100 क्वेश्चन आप पूरा अच्छी तरह से बना लेंगे। बीपीएससी स्तर पे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए आगे हम लोग अपने डिस्कशन को विस्तार करते हैं। हम लोग अपने डिस्कशन को 2 पार्ट में रखेंगे। एक पार्ट राष्ट्रपति का एक जनरल किस तरह का चुनाव होता है, फिर वोट कैसे कैलकुलेट होता है, हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे, हर एक सरल चीज़ को भी समझेंगे और हर एक कठिन चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव आयोग द्वारा ऐलान कर दिया गया है। द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन अनाउंस्ड, और नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून तय कर दी गई है। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड एज 29 जून 2022, और आपका मतदान इलेक्शन होगा 18 जुलाई को और नतीजे निकलेंगे 21 जुलाई को, और जल्दी भारत को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। याद रखिएगा कि ये 25 जुलाई 2022 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद का इनका टर्म जो है खत्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा 25 जुलाई, ये 25 जुलाई आपका इंपॉर्टेंट डेट है। महत्वपूर्ण दिन ये है क्योंकि पिछले 45 साल से 25 जुलाई ही तय किया जा रहा है, और इसी दिन भारत को नए राष्ट्रपति मिलते हैं। इनफैक्ट नीलम संजीवा रेड्डी, he became the president of India on 25th July 1977, और उस दिन से 25 जुलाई डेट एक तरह से फिक्स ही हो गया है कि इस दिन नए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में, कौन कौन
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? Who can contest the election for the president of India? तो भारत का कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उनका उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए। In order to contest the election for the post of President of India, he should have a minimum of 35 years of age. और दूसरा कंडीशन यह है कि लोकसभा सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। He should be eligible to be a member of the लोकसभा। लोकसभा के सदस्य यानी लोकसभा के एमपी होने की जो अर्हताएं होती हैं वो उस कैंडिडेट में होना चाहिए। He should not be sitting on any office of profit। किसी भी लाभ के पद पे उनको नहीं बैठना है। कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं कर सकते। और उनके नॉमिनेशन के लिए 50 प्रस्तावक 50 प्रपोजर्स और 50 समर्थक 50 सेकेंडर्स की जरूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि उनके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं दे सकते। तो पहला चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब यह होता है कि भारत की जो जनता है वो जाके वोट नहीं दे सकती, यानी उनके प्रतिनिधि वोट देंगे। जस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे विल हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स in the form of MPs and MLAs, and these representatives will in turn cast their vote for the election to the post of President of India. इसलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में जानते हैं। लेकिन एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, विधानसभा के एमएलए, विधायक वोट दे सकते हैं, लेकिन चुने हुए विधान परिषद के विधान पार्षद नहीं शामिल हो सकते। सिर्फ निर्वाचित, सिर्फ इलेक्टेड लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद या विधायक वोट दे सकते हैं। पिछले बार योगी आदित्यनाथ वोट नहीं दे पाए, नीतीश कुमार वो वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एमएलसी, और उनके इलेक्शन में 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो वो भाग है 5, वो भाग है 5 और अनुच्छेद है 52 से लेके 78 तक, 52 से लेके 78 तक। मीन्स भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 to 78 डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान का भाग 5
संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? इसलिए सही आंसर होगा ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है बच्चों ई। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? यदि हम लोग बात करें कि संघ की कार्यकारिणी में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो संघ की कार्यकारिणी में यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बच्चों इसको मत मिस कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी में शामिल है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। तो सही ऑप्शन है डी, सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल सेज दैट देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हमेशा होना चाहिए, हमेशा रहेगा? तो आर्टिकल 52, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें एक दो बात और हम ऐड करना चाहेंगे। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 के अनुसार देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग वीडियो देख रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि राज्य के विधानसभा भी, राज्य का विधानसभा के चुने हुए एमएलए भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, सस्पेंडेड है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? यदि एक राज्य या कई राज्य, एक से ज्यादा राज्य में भी विधानसभा सस्पेंडेड है, स्थगित है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये बातें हम लोग को अनुच्छेद 71 खंड 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 71 क्लॉज 4 सेज दैट द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him। कहने का मतलब यदि विधानसभा स्थगित भी हुई है कुछ राज्यों का, तो भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही होगा। ये बातें अनुच्छेद 71 खंड 4 में कही गई है, आर्टिकल 71 क्लॉज 4 में। और इसको आप अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 के साथ पढ़िए, इसमें दिया हुआ है कि हमेशा भारत का राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील विद द प्रेसिडेंट सिलेक्शन? ये संविधान में आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। फिर लोकसभा के रूल बुक में प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1952, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल्स 1974, ये तीनों में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974, सभी
विकल्प, सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो आपका विधानसभा है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही लोग, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी इंडिया में हैं, सिर्फ दिल्ली का विधानसभा और पौंडीचेरी का विधानसभा, चूंकि यहाँ विधानसभा है तो यहाँ के जो एमएलए होते हैं वो प्रेसिडेंट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। तो 5 का सही आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस। 5 का सही आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस। अब देखिए हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कोई भी नमोनित सदस्य नो। एनसीटी दिल्ली यानी दिल्ली विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, यहां भी विधानसभा है कि यहां के भी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये आर्टिकल 56 कहती क्या है? आर्टिकल 56 ये कहती है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल का होगा, ठीक है। और मान लीजिए 5 साल 1 दिन भी हो सकता है, 5 साल 2 दिन भी हो सकता है, 5 साल 10 दिन भी हो सकता है, या 5 साल 1 महीना भी हो सकता है। क्यों? यदि उनका सक्सेसर उत्तराधिकारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव में यदि डिले हो जाता है या शपथ लेने में डिले हो जाता है, ऐसे स्थिति में जो प्रेसिडेंट है उनका टर्म जो है 5 साल से बियॉन्ड भी जाता है। लेकिन कंडीशन एक ही होना चाहिए, उसमें कंडीशन सत्य यही है कि दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो अगले प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो आपका जो है यदि किसी कारणवश या जिस कारणवश भी टाइम से नहीं हो पाया। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ये भी सही है। द प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस notwithstanding the expiry of his term until his successor enters upon his office। यदि ऐसा, चूंकि आर्टिकल 52 कह चुकी है कि there shall be a president of India, हमेशा भारत के राष्ट्रपति होंगे, और वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से अधिक, 5 साल खत्म होने पे है और दूसरे राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति नहीं आए हैं, तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 52 को बचाने के लिए जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक पुराने राष्ट्रपति कंटिन्यू करेंगे। तो सी भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति के पद की अवधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 द्वारा शासित होती है, ये सही है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, why the president calling the election, when the notification calling the election to the office of the president can be issued by the election commission। कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव का ऐलान करते हैं, उनको चुनाव का ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कब करना चाहिए? नॉर्मली 60 डेज
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। मैं नोटिफिकेशन कब तक आना चाहिए? तो प्रेसिडेंट का जो टर्म पूरा होने से 60 डेज 60 दिन पहले तक, यानी 2 महीना पहले तक। ऑन एनी डे विथिन द पीरियड ऑफ 60 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। तो 7 का सही ऑप्शन है ए। हिंदी में पढ़ते हैं। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव की अधिसूचना कब जारी की जा सकती है? निवर्तमान राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले 60 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी दिन। 7 का है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल गिव्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कहने का मतलब कि भारत के चुनाव आयोग हैं, उनको संविधान के कौन अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा उनको पावर मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति का वो चुनाव करा सके? सो विच आर्टिकल गिव्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 324। 8 का सही ऑप्शन है ए। भारत के चुनाव आयोग को भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव कराने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 324। 8 का है ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्ट्स अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? हम लोग जो बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, एकल संक्रमणीय मत होता है, गुप्त मतदान होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको आगे हम लोग बहुत ढंग से समझेंगे, ये प्रक्रिया भारत के संविधान का कहां पे इसका प्रावधान है, कौन अनुच्छेद बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वो आर्टिकल 55 क्लॉज 3। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली चुनावी प्रणाली के बारे में निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 55 खंड 3। 9 का है सही ऑप्शन डी। 9 का है सही ऑप्शन डी। जो हम लोग बात करते हैं कि एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है, माने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, गोपनीय मत पत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा इलेक्शन किया जाएगा। ये सब इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का ये प्रोसेस है। तो ये सब बातें प्रावधान कहाँ दी गई है? तो आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में। व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? देखिए, हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की संख्या मैटर नहीं करती है। वोट का वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होता है हम लोग बात करेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक बात करेंगे, बहुत सरल भाषा में बात करेंगे ताकि आप एक बार में समझ जाएं। सिक्किम में जो है, सिक्किम का जो एमएलए है उसका वोट का वैल्यू सबसे कम है, और यूपी के जो एमएलए हैं उनका वोट का वैल्यू पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? हर एक राज्य का एमएलए का वोट का वैल्यू अलग अलग क्यों है? तो वहाँ के जनसंख्या के आधार पे वोट का वैल्यू दिया हुआ है, और यहीं से एक सिस्टम आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हम लोग बात करते हैं एमएलए के वैल्यू की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसका आधार क्या है? इसका आधार है पॉपुलेशन। व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? आंसर इज पॉपुलेशन। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? तो वह है जनसंख्या या आबादी। 10 का सही ऑप्शन है ए। 10 का सही ऑप्शन है ए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग पढ़े कि आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस दिया रहता है। अनुच्छेद 55 खंड 3 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया प्रोसेस दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो जरा हम लोग इसको देखें। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सही है। हम लोग सबका ही मतलब पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग काउंटिंग प्रोसेस में जाएंगे तो सिंगल का मतलब पढ़ेंगे, ट्रांसफरेबल का मतलब पढ़ेंगे। वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, ये भी सही है। तो 11 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सही है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से सही है, गुप्त मतदान द्वारा मतदान सही है। 11 का सही ऑप्शन है डी। अब सवाल उठता है अर्हताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं? What are the qualifications required by a candidate to serve as the President of India? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which article of the Constitution lays down the qualifications required by a candidate to contest the election to the office of the President of India? वो है आर्टिकल 58 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार द्वारा आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं कि अब हम लोग देख लिए कि क्या क्या अर्हताएं हैं, वो कौन से अनुच्छेद में है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या अर्हताएं चाहिए। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following are conditions required by a candidate to contest the election to the office of the President of India? He must be a citizen of India, must have completed 35 years of age, and must be eligible to be a member of the Lok Sabha. और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, he should not hold any office of profit. So D is also correct. तो A, B, C, D is the सही ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी की क्या क्या योग्यताएं आवश्यक है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए सारी अर्हताएं होनी चाहिए, ये भी सही है। और किसी भी सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी तरीके का लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 14 ये उदाहरण है कि कौन कौन लोग जो हैं लाभ के पद के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यस। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, यस। मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट, यस। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आईएएस ऑफिसर, सर्विंग आईएएस ऑफिसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि ये अपने आईएएस सेवा से रिज़ाइन कर दें, एक्स आईएएस ऑफिसर हो जाए, जैसे कि यशवंत सिन्हा हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है? आईएएस अधिकारी, यदि आप आईएएस अधिकारी नो, लेकिन यशवंत सिन्हा की तरह यदि आप रिटायर कर गए हों या रिज़ाइन कर दिए हों, लाभ के पद पे ना हो, तब आप इस स्थिति में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, यस। किसी भी राज्य के राज्यपाल, यस। रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे। संघ या किसी राज्य के मंत्री, यस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है बी, सी और डी। बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि अब जो कैंडिडेट हैं
जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको नॉमिनेशन पेपर भरना होता है ना, कि अब हम लोग सीक्वेंस पे चल रहे हैं कि अब वो लोग नॉमिनेशन पेपर भरेंगे। तो वेयर डू वी फाइंड द नॉमिनेशन पेपर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है? जो नॉमिनेशन पेपर भरा जाता है, जो नामांकन पत्र भरा जाता है, उसका फॉर्मेट है कहाँ पे? वो है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 में। 15 का सही ऑप्शन है सी। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन पत्र हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 में मिलता है। 15 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं कि नामांकन जो आप भरेंगे, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि जो नामांकन पेपर भरा जा रहा है, तो साथ में कुछ लोग भी होते हैं। तो उसमें एक लोग होते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में प्रोपोज़र कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावक कहते हैं, और दूसरे ग्रुप होते हैं जिनको हम लोग सेकेंडर कहते हैं, हिंदी में अनुमोदक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वही है। हाउ मेनी proposers and seconders are required in the nomination paper for post of President of India? 50-50. How many proposers and seconders are required in the nomination paper for the post of the President of India? You require 50 proposer, you require 50 seconder. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र में कितनी प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता है? तो 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ए। What is the amount of security deposit required by the candidate for the election to the post of president in rupees? यदि आप राष्ट्रपति पद का नामांकन पत्र भर रहे हैं, 50 आपके प्रस्तावक हैं, 50 अनुमोदक हैं, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आरबीआई में डिपॉजिट करना है। तो वो अमाउंट कितने का होना चाहिए? वो अमाउंट होना चाहिए 15,000। What is the amount of security deposit required by the candidate for the election to the post of president in rupees? 15,000। 17 का ए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक प्रतिभूति की राशि रुपए में कितनी होनी चाहिए? 15,000। तो 17 का सही आंसर है ए। 18। What does section 5B and 5C of the President and Vice President Elections Act 1952 says? ये कहता है, इसमें ये देना होता है कि आप भारत के नागरिक हैं तो किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका इलेक्टोरल रोल होगा, इलेक्टोरल के रूप में, मतदाता के रूप में आपका नाम होगा, उसका सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। कहने का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं तभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए पहला तो ये देखना है कि आप मतदाता हैं कि नहीं, और मतदाता देखने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी भी आपका नाम है उसका आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि व्हाट डज द सेक्शन 5B एंड 5C ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1952 says? Certified copy of the entry showing his name in the current electoral roll for the parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 5B और 5C क्या कहती है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम दर्शाने वाली प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 19। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो एक रिटर्निंग ऑफिसर भी होना चाहिए। हु इज अपॉइंटेड द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो बाई रोटेशन है ना, बाई रोटेशन या तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा होंगे और उसके बाद होंगे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। एक बार सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, एक बार सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। तो 19 का हु इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई रोटेशन इधर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ए एंड बी, 19 का ए और बी सही ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया जाता है? महासचिव लोकसभा या महासचिव
राज्यसभा, 19 का ए और बी। 20 What is the maximum number of nomination papers a candidate can file for election to the post of President of India? देखिए, उम्मीदवार को कभी कभी ये डर लगता है कि कहीं हमारा नामांकन पत्र में पेपर में कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो एक से ज़्यादा भरते हैं। एक से ज़्यादा भरना अलाउड भी है, लेकिन सवाल उठता है कितने भर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स अ कैंडिडेट कैन फाइल फॉर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मैक्सिमम नंबर जो है वो है आपका 4 तक आप भर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम कितने नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है? 4। क्वेश्चन नंबर 21, अब नामांकन पत्र भरा गया, प्रस्तावक, अनुमोदक, प्रोपोजर, सेकेंडर, सबका नाम सब आ गया। अब सवाल उठता है कि उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि सही से भरा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 इसी पे है। Who scrutinizes the nomination papers filled by the candidate for the election to the post of President of India? तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, या तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा हो या सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा हो, वही आपके स्क्रूटनाइजिंग ऑफिसर भी होते हैं, वही स्क्रूटनी करते हैं, वही देखते हैं आपके नामांकन पत्र को। तो भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की जांच कौन करता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम लोग ये बात करें कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में डायरेक्ट जनता मीन्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। और होता क्या है कि इंडियन सिटीजन्स, भारत की जनता अपने वोट के आधार पर एमपी और एमएलए को चुनती है। मतलब आपके एमपी हो गए लोकसभा में, राज्यसभा में, और एमएलए हो गए आपके विधानसभा में। तो यहाँ चुना जाता है। और ये लोग जो हैं, ये एमपी और एमएलए इंडियन सिटीजन्स के, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, भारत की जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, है ना। दे आर डायरेक्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए, इलेक्टेड, ना कि नॉमिनेटेड। अब ये चुने हुए लोग, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, यही लोग इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। यही दोनों लोग, यही दो कैटेगरी के लोग, यही एमपी और एमएलए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ याद रखिएगा इलेक्टेड लोग करते हैं, इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए करते हैं। इसीलिए कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव। हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि क्या क्या सिस्टम से मतदान होता है। तो सिस्टम क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, एक सिस्टम ये है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। कहने का मतलब कि हर एक एमपी का एक ही वोट होता है, वो एक ही बार वोट करेंगे, चाहे कोई एमपी हो चाहे एमएलए हो, एक ही बार वोट करेंगे, इसलिए सिंगल या एकल आ गया। अब बात है ट्रांसफरेबल वोट। प्रत्येक चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गए, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट जीतेगा जिसके पास वोट वैल्यू है ना, वोट का मूल्यांकन वैल्यू सबसे ज्यादा हो। चलिए हम लोग इसी बात पे करते हैं। तो आपके एमपी और एमएलए हैं चुने हुए, इलेक्टेड, इनके वोट से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब है कि हम लोग बात किए हैं कि एमपी और एमएलए का, हर एक एमपी और एमएलए का वोट का वैल्यू होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट से नहीं, वैल्यू ऑफ अ वोट से जीता जाता है। वोट से नहीं,
वोट का जो मूल्यांकन होता है, वैल्यू होता है, उससे जीता जाता है। तो वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकाला जाता है इसको देखा जाए। पहला तो मान लीजिए, पहले तो हम लोग मान के चलिए बिहार के एमएलए का वोट राष्ट्रपति चुनाव में, तो बिहार के टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या को हम लोग कुल एमएलए के सीट से डिवाइड करेंगे और इस पे जो आंसर निकलता है फिर से उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि पहले मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन आपका है 10,000, मान लीजिए बिहार का किसी राज्य का वैल्यू है 10,000, इसको हम लोग टोटल एमएलए हैं उस राज्य के 100, ये निकालेंगे हम लोग, तो इसका हम लोग को निकलता है 100, फिर इसको हम लोग 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वही एक एमएलए का वैल्यू होता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी एमएलए का वोट 2 लोग चुनते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। एक होते हैं एमएलए जो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं एमएलए, और दूसरे होते हैं इलेक्टेड एमपी, निर्वाचित एमपी, चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के। वोट की संख्या नहीं गिनी जाती है इसमें, वोट का वैल्यू गिना जाता है, याद रखिएगा। तो वोट का वैल्यू हम लोग इसमें निकाला जाता है। तो हर एक राज्य का एमएलए का वोट का वैल्यू निकालना होता है, तो हर एक राज्य का वोट का वैल्यू निकाला जाता है। तो चलिए मान लीजिए किसी एक राज्य XYZ कोई भी राज्य है, उसके एमएलए का वोट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ऐसे स्थिति में उस राज्य की टोटल जनसंख्या, उसको डिवाइड करेंगे कुल एमएलए से, उस राज्य के कुल एमएलए से, टोटल एमएलए से, और जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, इसको हम लोग फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को एमएलए का वोट का वैल्यू मिलता है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो दिया हुआ है इसमें देखिए सबसे पहले कि हम लोग मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, और मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन जनसंख्या कौन सा सेंसस देखेंगे। तो याद रखिएगा, अभी तक जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, 2022 का भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, उसमें देखा जाता है आपका 1971 सेंसस। याद रखिएगा 1971 का ही सेंसस देखा जाएगा, पहला चीज याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का पहले हम लोग पॉपुलेशन निकाले। पॉपुलेशन आपका 3,17,180 है, 3,17,180 आपका मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन है, जो कि 1971 के गणना से है, 1971 के सेंसस से है। तब हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन मिल गया। अब इस मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भाई मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन इतना है। इसी तरह सारे राज्य का निकाला जाता है और सबका जो है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वोट्स। तो मध्य प्रदेश में ये आपका, मध्य प्रदेश का ये आपका जनसंख्या है 1971 सेंसस के अनुसार, 1971 जनसंख्या के अनुसार। और मध्य प्रदेश के जो कुल हैं टोटल एमएलए सीट है वर्तमान का, याद रखिएगा ये जाता है आपका, ये जो सेंसस हम लोग लेते हैं ये रहता है 1971 का, ये रहेगा 71 का सेंसस, लेकिन ये 230 यानी टोटल सीट जो एमएलए का है वो रहेगा आपका करंट, माने वर्तमान का। तो इसी तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है, जो भी क्वोशंट आता है, जैसे ये आपका आंसर आया, इसको फिर से 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तब आपको वैल्यू आएगा 130। यानी मध्य प्रदेश में
एक एमएलए का वोट का वैल्यू है 130 और टोटल एमएलए कितने हैं 230, तो 130 इंटू 230 कर दीजिए। तो मध्य प्रदेश का टोटल एमएलए का वैल्यू आपको निकल गया। और यही प्रोसेस आपको इंडिया के सारे स्टेट के लिए, सारे राज्य के लिए, पौंडीचेरी, दिल्ली के लिए भी करना है। तो ये मध्य प्रदेश का टोटल आपका वोट वैल्यू ऑफ एमएलए आपका निकल गया। इसी तरह सारे स्टेट और सारे पौंडीचेरी और दिल्ली विधानसभा का भी आप निकाल लीजिए। अब एमएलए वाला क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं एमपी के वैल्यू का वोट निकालना है कि किसी भी एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना है। तो पहले हम लोग पूरे इंडिया का वोट का वैल्यू निकालेंगे एमएलए का। हम लोग एक स्टेट का एमएलए का वोट निकालने आ गया और वो वैसे वही प्रोसेस हम लोग पूरे इंडिया के लिए करेंगे। तो इंडिया का जो कुल एमएलए है उसका टोटल वैल्यू वोट का हम लोग को निकल गया। फिर उसके बाद इसको हम लोग जो टोटल वैल्यू निकला इसको हम लोग कुल एमपी यानी लोकसभा राज्यसभा के एमपी से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये जो फिगर है ये 2012 का फिगर है, आपको दिखाया जा रहा है कि टोटल वैल्यू एमएलए इंडिया में जितने भी एमएलए थे उनका टोटल वैल्यू आपका जो है इतना आ रहा है। टोटल वैल्यू आपका इतना आ रहा है। 2012 में इंडिया के जितने भी एमएलए थे पूरे राज्य का एमएलए को मिला के ये आपका टोटल वैल्यू आ रहा है। और लोकसभा में 543 लोकसभा एमपी हैं, 543 एमपी, और राज्यसभा है 233। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तब आपको एक एमपी का वोट, एक एमपी का वैल्यू वोट 708 मिल जाएगा। एक एमपी का वोट का वैल्यू 708 मिलेगा। और टोटल कितने हैं आपके पास एमपी? 776 एमपी हैं। तो आप 708 इंटू 776 मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास जो है फिगर आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये वोट वैल्यू है टोटल एमपी और एमएलए का, टोटल एमपी एमएलए का ये आपका जो है एमपी का वोट का वैल्यू है और ये आपका एमएलए का वोट का वैल्यू है। टोटल आपका जो भी आता है, तो इस टोटल में जो भी आएगा, जो भी आपका वोट का वैल्यू आएगा, टोटल मान लीजिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट आपका 15,000 है, एमपी और एमएलए का वोट का वैल्यू आपका 15,000 है, राइट, जिस प्रोसेस से हम लोग कैलकुलेट किए। तो वो मैजिक फिगर क्या है जिसको मिलने से राष्ट्रपति का उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। तो मान लीजिए टोटल वैल्यू 15,000 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी 50%, तो आएगा आपके पास 7,500 प्लस एक इसमें ऐड कर दीजिए यानी 50% से अधिक। 15,000 टोटल वैल्यू है एमपी और एमएलए का वोट का वैल्यू, टोटल ये है, उसको 50% यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा उसको एक ऐड कर दीजिए, ये आपका मैजिकल फिगर आ जाएगा। तो याद रखिएगा यही मैजिकल फिगर जो है लाना होता है किसी भी कैंडिडेट को। तो हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ गए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वो ये समझे कि जनसंख्या के आधार पे वोट का वैल्यू होता है, सिंगल होता है यानी एक कैंडिडेट एक एमपी या एमएलए एक ही बार वोट कर सकता है, एकल संक्रमणीय वोट जो कि अनुच्छेद 55 क्लॉज 3 आर्टिकल 55 खंड 3 में दिया हुआ है। फिर हम लोग ये देखें कि वैल्यू वोट माने वोट का वैल्यू से उम्मीदवारी की हार और जीत तय होती है। अ कैंडिडेट contesting election to the post of the president will have to get the magical value of the vote, और वो क्या है? टोटल वैल्यू
वोट का टोटल वैल्यू का 50% प्लस 1। अब चलिए हम लोग जब हम लोग सिस्टम को जरा समझे कि इलेक्शन होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे, एकल समझ गए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व समझ गए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अब हम लोग जो है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमित मत समझते हैं। चलिए, अनुच्छेद 55 क्लॉज 3 में दिया हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत। अब मान के चलिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी, सी और डी, और भारत के जितने भी इलेक्टेड एमपी हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, वो वोट देना चालू किए इलेक्शन के दिन में, और ए, बी, सी, डी सबको ये लोग वोट दिए। वोट देने समय है क्या कि यहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ता है, वरीयता देना पड़ता है, वरीयता क्रम, है ना। कि आप मान लीजिए कि आप एक मतदाता हैं इस राष्ट्रपति चुनाव में, किसको आप देखना चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो जिसको पहला देखना चाहते हैं तो 1 नंबर दे दीजिए, पहला प्रेफरेंस। जिसको दूसरा देखना चाहते हैं दूसरा प्रेफरेंस दे दीजिए। आप जितने कैंडिडेट हैं उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन कम से कम एक प्रेफरेंस देना जरूरी है। यदि आप एक प्रेफरेंस, नंबर 1 प्रेफरेंस भी नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में आपका जो मतदान है वो इनवैलिड वोट में चला जाएगा, मतलब फिर उसको गिना नहीं जाएगा। तो यही है आपका सिस्टम। तो पहला सिस्टम ध्यान रखिएगा कि आपके वोटर जो हैं एमपी और एमएलए हैं, और इनको प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे सी एक प्रेफरेंस हुआ, डी तीसरा प्रेफरेंस हुआ, बी चौथा प्रेफरेंस हुआ। तो जितने भी भारत के एमपी और एमएलए हैं ये अपना वोट देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अब इलेक्शन हो गया। अब जो है काउंटिंग का दिन क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं काउंटिंग के दिन में कि काउंटिंग के समय में अब क्या होता है। तो काउंटिंग के समय में जो है सबका वोट वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है, उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से हम लोग अभी डिस्कस किए। तब देखिए टोटल वोट, ए को मिला 5250, 5250, बी को मिला 4800, सी को मिला 2700 और डी को मिला 2250। अब मान के चलिए टोटल को इसको कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल को यदि आप काउंट कीजिएगा तो टोटल वोट है 15,000। टोटल जो वोट का, ये एग्जाम्पल के लिए 15,000 है, फिगर ऐसे कुछ और है, हम एक्चुअल फिगर आपको आगे बता देंगे। मान लीजिए 4 कैंडिडेट है ए, बी, सी, डी, और इस सबको इतना इतना वोट मिला, इसको सबको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो मिलेगा 15,000। तो मैजिकल फिगर माने वो जादुई नंबर क्या है जिसको मिलने से लोग राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। तो इसको 50%, इसका 50% होना चाहिए, यानी 7500, है ना। तो 50% आधा प्लस 1, आधा प्लस 1। तो याद रखिएगा कि जिसको 7501 ये फिगर आ जाता है वो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएगा। अब यहाँ देखिए इस फिगर में 7500 प्लस 1 यानी 7501, 7501 किसी को नहीं आया। तो ऐसे स्थिति में हम लोग समझेंगे ये ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, ये संक्रमणीय मत है क्या। अब ऐसे स्थिति में हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखेंगे कि जब 15,000 यानी 7,501 वोट चाहिए और किसी भी कैंडिडेट को, चारों कैंडिडेट को ए, बी, सी, डी में किसी को वो मैजिकल नंबर नहीं आया, तो ऐसे स्थिति में क्या प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को ये समझाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि देखा जाएगा कि इसमें सबसे कम वोट किसको आया। तो सबसे कम वोट आया है आपको
डी को। सबसे कम वोट आया है आपके डी को। तो प्रोसेस में है क्या कि इस डी के फिगर को, इस डी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि चाहिए कितना आपको, चाहिए आपको 15,000 बाई 2 प्लस 1, 7,501। किसी को नहीं आया, तब प्रोसेस ये कहता है, प्रक्रिया की ये कहती है कि जो सबसे कम है, जिसका सबसे कम है यानी डी, उसको आप निकाल दीजिए। तो इसको इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, डी को जो है इस प्रोसेस से बाहर निकालेगी। लेकिन डी को यदि प्रोसेस से बाहर निकालती है तो उसके जो लोग मतदान दिए हैं, मतदान किए हैं, उनका क्या होता है। तो ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा और स्क्रीन में देखिएगा कि इस बात को ये ध्यान रखिएगा कि डी को मिला है टोटल 2,250 वोट। डी हैज़ गॉट 2,250 वोट, सबसे कम है, इसलिए इसको इनको हटा दिया गया। अब सिस्टम क्या है, अब सिस्टम क्या है वो देखिए कि अब हम लोग डी के वोट को एनालाइज करेंगे। ये जो 250 वोट है इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, है ना। पहला 250 लोग पहला प्रेफरेंस, एक पहला प्रेफरेंस डी को दिए हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में सबसे कम है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें से दूसरे प्रेफरेंस किसको दिया गया है। ये जो 250 लोग हैं किसको किसको अपना दूसरा प्रेफरेंस दिया है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि ये दूसरा वोट ही ट्रांसफर होगा। तो देखना है कि ये दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया है। जो 2250 लोग जो डी के वोटर हैं वो अपना दूसरा प्रेफरेंस दिए किसको हैं, वो हम लोग को देखना है। तो ए को दूसरा वोट दिए हैं, दूसरा नंबर पे ए को 300 लोग दिए हैं, बी को 1050 लोग दिए हैं और सी को 900 लोग दिए हैं। अब पहला वोट, पहला प्रेफरेंस खत्म हो गया तो दूसरा प्रेफरेंस देखा जा रहा है। जब ये देखेंगे कि दूसरा प्रेफरेंस ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला, तो प्रोसेस ये कहता है कि ये नंबर जो है इनके आगे ऐड कर दिया जाए। कहने का मतलब अब नंबर ऐड होके ये आपका ए का 5,250 प्लस 300, ये 300 यहाँ गया, फिर 4800, 1050 ऐसे यहाँ गया, 2700 प्लस ये 900 यहाँ आया। अब यहाँ देखेंगे, इसमें भी देखेंगे कि मैजिकल फिगर यानी 7,501 ये नंबर किसी के पास नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में फिर से सबसे कम जो वोट है उसको हटाया जाएगा, और सबसे कम वोट किसको है भाई, तो सी को है। तो पहला प्रेफरेंस देखें, दूसरा प्रेफरेंस देखें, अब हम लोग तीसरा प्रेफरेंस, सी को हटाया गया तो अब तीसरा प्रेफरेंस देखेंगे कि ये जो सी में जो 36,000 वोटर हैं ये तीसरा प्रेफरेंस किसको कितना दिए हैं। यही है ट्रांसेबल सिस्टम, संक्रमणीय मत। तो जब इसका आप एनालाइज करेंगे, जब इसको आप एनालाइज करेंगे तो देखिएगा कि 3600 वोटर जो सी के थे, तीसरे नंबर पे इन 3600 वोटर में से तीसरे नंबर पे 1700 लोग ए को दिए, 1900 लोग बी को दिए। तो ये दोनों फिगर जो है अब ये दोनों में ऐड हो जाएगा, यानी ऐड होने पे 7,250 और यहाँ पे 1900, ये 1900 ऐड होने पे 7,750। अब देखिए आपका मैजिकल फिगर 7,501 बी को आ गया और 7,750 ये बी को आ गया। तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के अनुसार बी जो है राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में चुनेंगे। फिर भी यदि बच्चों समझ में नहीं आता है तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाते हैं इसी डिस्कशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल मेंशंस द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए's वोट इन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो वोट का हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, एमएलए का वोट का कैलकुलेशन किए हैं, कहाँ दिया हुआ है ये प्रोसेस, ये दिया हुआ है आर्टिकल 55 पे।
भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रत्येक विधायक के वोट के मूल्य की गणना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 55 में। तो 22 का सही ऑप्शन है ए। 22 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच सेंसस हैज टू बी टेकन फॉर द पॉपुलेशन फिगर्स इन द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022? 2022 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या के आंकड़ों के लिए कौन सी जनगणना का लेना है? जब भी हम लोग यदि एमएलए का वोट वैल्यू निकालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो पॉपुलेशन को जो सेंसस लिया जाता है, जो जनसंख्या गणना लिया जाता है, 1971 का लिया जाता है। तो 23 का है बी। 24, which census has to be taken for the population figures in the election to the president of India 2027? देखिए 2026 से पहले तक जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन या 2022 तक हम लोग पॉपुलेशन सेंसस लेंगे 1971 का। 2027 में फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 2027 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा 2027 में, तब हम लोग लेंगे पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2026। तो 24 का सही ऑप्शन है डी। 2027 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या के आंकड़ों के लिए कौन सी जनगणना लेना है? तो वो है 2026 की जनसंख्या जनगणना। 25, why the provision of the anti-defection law not applicable in presidential election? दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान राष्ट्रपति चुनाव में लागू क्यों नहीं होते? ये बात याद ध्यान रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून जो है राष्ट्रपति के चुनाव में लागू नहीं होता है। कोई पार्टी विप नहीं इशू कर सकती है कि आप इसी को मतदान करें। तो इसमें यह है कि वाई द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ नॉट एप्लीकेबल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान राष्ट्रपति चुनाव में लागू इसलिए नहीं होते हैं कि मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ वोट्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो मैजिकल फिगर है, मैजिकल वैल्यू वोट है, वो होना चाहिए 50% ऑफ वैलिड वोट प्लस 1। और अभी जो चूंकि जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर का विधानसभा सस्पेंडेड इसमें है, तो अब जो वोट का वैल्यू है याद रखिएगा जो 2022 में होने वाला है 273,160 प्लस 1। 50% वोट का वैल्यू इतना होगा प्लस 1, तो 50% ऑफ वैलिड वोट प्लस 1। तो 26 का सही आंसर है सी। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए आवश्यक वोटों का कोटा क्या है? तो वैध वोटों का 50% प्लस 1। 27, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ द बैलेट पेपर इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपका वोट इनवैलिड कब माना जाएगा? जब आप पहला प्रेफरेंस मार्क नहीं करेंगे, है ना, या पहला प्रेफरेंस एक से ज़्यादा कैंडिडेट में डाल देंगे, या प्रेफरेंस को हमेशा नंबर में लिखना है, आप वर्ड्स में डालते हैं, या आपका सिग्नेचर है ना मिलता नहीं हो। तो ए बी सी डी आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ द बैलेट पेपर्स। हिंदी में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत पत्रों की आविष्कार करने का क्या अधिकार है? आकृति एक चिन्हित नहीं है ना, आकृति एक चिन्हित नहीं है। अंक एक को यानी प्रेफरेंस 1 को एक से ज़्यादा लोग में आप डाल दिए हो, या आपने वरीयता प्रेफरेंस है उसको हमेशा नंबर में लिखना है, रोमन नंबर लिखे या हिंदी का नंबर लिखे या अंग्रेजी का नंबर लिखे, हमेशा नंबर में लिखना है, आप इसको शब्द में लिख दे रहे हैं, या आपका हस्ताक्षर किसी कारण से नहीं मिलता हो। तो 27 का
सही आंसर है ए, बी, सी, डी। 28, वेयर कैन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी चैलेंज्ड? राष्ट्रपति पद के चुनाव में यदि विवाद होता है तो उसे कहां चुनौती दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोत्तम न्यायालय में। 28 का है बी। 29, इन विच आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। 29 का है बी। In which article it has been mentioned that the supreme command of the defense force of the union shall be vested in the president? किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी? तो आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 31, in which article it has been mentioned that the electoral college of the president of India includes the national capital territory of Delhi and the union territory of Pondicherry? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें पौंडीचेरी के विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, सम्मिलित होंगे। ये बात हम लोग को किस आर्टिकल से, अनुच्छेद से मालूम चलता है? तो वह है आपका आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, वह है अनुच्छेद 54, वह है अनुच्छेद 55। ठीक है, तो 31 का सी और डी, 31 का सी और डी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला जो है क्वेश्चन नंबर 32 ऑनवर्ड्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? देखिए, आमतौर पे ये होता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वेकेंट हो जाए, तो उपराष्ट्रपति वो पद को टेम्पररी, अस्थायी रूप से जो है वो चलाते हैं। तो एक कंडीशन है कि किस कंडीशन पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बन सकते, या राष्ट्रपति का पद वो अस्थायी रूप से नहीं हासिल कर सकते। किस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिलता है? तो जब नए राष्ट्रपति के चुनाव में यदि देरी हो जाए तो ऐसी स्थिति में पुराने राष्ट्रपति ही कंटिन्यू कर जाते हैं। तो 32 का सही आंसर है डी, 32 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33, Under which conditions does the vice president temporarily discharges the functions of the president? उपराष्ट्रपति किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का अस्थायी रूप से निर्वहन करता है? प्रेसिडेंट्स इलनेस, प्रेसिडेंट्स एब्सेंस, प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन। यानी सब कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट टेम्पररी रूप से प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति की बीमारी, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति का इस्तीफा, इन चारों कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। 33 का सही आंसर है डी, सभी विकल्प। 33 का सही आंसर है डी, सभी विकल्प। 34, इफ द प्रेसिडेंट इज इल एंड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट, हु डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति बीमार हैं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। इफ द प्रेसिडेंट इज इल एंड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट, हु डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि राष्ट्रपति बीमार हैं और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 34 का सही आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पावर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव? भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शक्तियां हैं? एग्जीक्यूटिव पावर भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, फाइनेंशियल पावर्स भी है, डिप्लोमेटिक पावर्स भी है, मिलिट्री पावर्स भी है, इमरजेंसी पावर्स। 35 का डी, ऑल द ऑप्शंस। सब कुछ भारत में राष्ट्रपति के नाम से ही होता है।
भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्ति भी है, विधायी भी है, न्यायिक भी है, क्षमादान, ये वित्तीय शक्ति भी है, राजनयिक शक्तियां भी हैं, सैन्य शक्ति भी हैं, आपातकालीन शक्तियां भी हैं। भारत में हर एक कार्य जो संघ से संबंधित है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, सब कुछ भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं के आदेश से होता है। 35 का सही ऑप्शन है डी। 36, वाई वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। सब कुछ जो है उन्हीं के नाम से होता है। ही कैन मेक रूल्स specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. ये भी सही है। He can make rules for more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the ministers. ये भी सही है। 36 का है डी। हम क्यों कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति है? भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों के औपचारिक रूप से उनके नाम पर लिया जाता है। वो उस तरीके को निर्दिष्ट करते हुए नियम बना सकते हैं जिसमें उनके नाम पे किए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों से प्रमाणित किया जाएगा। वो केंद्र सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन देन तथा मंत्रियों के बीच उत कार्य के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। सभी विकल्प 36 का है सही आंसर डी। 36 का सही आंसर सभी विकल्प। 37, वाई वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स। He appoints the Prime Minister and other ministers. They hold office during his pleasure. सही है। He appoints the Attorney General of India and determines his remuneration. ये भी सही है। He appoints the Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commission, other election, सारा अपॉइंटमेंट उन्हीं के नाम से होता है। 37 का है डी। हम क्यों कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं? वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। वो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, सब कुछ उन्हीं के द्वारा नियुक्ति होती है। इसलिए उनके पास कार्यकारी शक्ति है। 37 का है डी। 37 का सही ऑप्शन है डी। ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। 38, वाई वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स। सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड proposals for legislation from the Prime Minister. He can seek any information from the Prime Minister. A is correct. B, he can require the Prime Minister to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken. He can appoint a commission to investigate into the conditions of supreme scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. 38 का है सही ऑप्शन ए। 39, why we can say the President of India has executive powers? क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो आयोग होता है वही बैठाते हैं। वो संघ शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरी को खुद रूल करते हैं अपने प्रतिनिधि के द्वारा, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। 39 का है डी। ऑल द ऑप्शंस। Why the President of India has legislative power? The President is an integral part of the Parliament of India. पार्लियामेंट जब भी हम लोग बात करते हैं उसमें प्रेसिडेंट इंक्लूडेड है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के सिटिंग को बुलाते हैं, पार्लियामेंट को स्थगित जो है डिसॉल्व भी करते हैं। जब भी पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का उसको एड्रेस करते हैं। वो मैसेज भेज सकते हैं पार्लियामेंट को किसी बिल के बारे में या कुछ भी। 40 का सही आंसर है ए, बी, सी, डी। भारत के राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ क्यों हैं? राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है, इसलिए। चूंकि राष्ट्रपति भारत की संसद, जब भी हम लोग भारत की संसद के बात करेंगे तो भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति आते हैं।
तो भारत के राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ क्यों हैं? क्योंकि राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है। 40 का सही आंसर है ए। वाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लेजिस्लेटिव पावर्स? बिकॉज द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन है। इसके साथ ही बच्चों हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिस्कशन पार्ट 1 का कंप्लीट हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2 हम लोग अगला 40 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और पार्ट 3 प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद लेके आएंगे। उसको सारा क्वेश्चन आपसे आपका बीपीएससी स्तर का जितना भी क्वेश्चन संभावित है, एवरीथिंग अंडर द सन हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।